हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजी व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए थे उनमें हिंदी के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो हिंदी का सैंपल पेपर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, तो वीडियो का आप प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। हम बात करेंगे कि सीजी व्यापम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो मंडी इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम द्वारा। यह है, इसका राइट आंसर बताना है। पहला यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। इसमें से बताना है, जैसे कि ए है, अ है, ज्ञान है, ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसमें संयुक्त वर्ण नहीं पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड। ड क्या है? संयुक्त वर्ण नहीं है, जबकि ए, अ और ज्ञान जो है संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वह आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इस प्रकार से मुहावरे से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि धोखा देना। इसका भी राइट आंसर सी नंबर ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निष्कपट का सही संधि रूप क्या होगा, इसे बताना है। निष्कपट का संधि रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कपट का संधि रूप सी नंबर, निष्कपट हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर सी नंबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित का मतलब यह होता है जिसकी आशा न की गई हो, अचानक से घटित होने वाली कोई घटना जिसकी आशा हम नहीं करते हैं वह घटित हो जाती है, तो ऐसी घटनाओं को अप्रत्याशित घटना कहा जाता है। नेक्स्ट है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। कौन सा छंद है? इसमें बताने के लिए इस प्रकार से छंद से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात दोहा छंद है। यह लिया गया है श्री गुरुचरण सरोज रज। इस प्रकार के आप लोग भजन सुने ही होंगे, यह दोहा की श्रेणी में आता है। रघुवर विमल जस जो दायक फलचार का है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो हर एग्जाम में तद्भव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव। जो संस्कृत से अलग होकर या विकृत होकर या अपभ्रंश होकर बनते हैं उसे हम तद्भव के रूप में जानते हैं। और एक तत्सम होता है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान होते हैं और संस्कृत के ही सदृश होते हैं या संस्कृत के शब्द होते हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव उसे हिंदी रूप में आते हुए अपभ्रंश के रूप में होता है, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार के कौन सा इसमें बताना है आपको, अग्नि, माया, 14 और वत्स में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 14 एक क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? बताना है। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय के आप लोग परिभाषा जानते होंगे। उपसर्ग मतलब यह होता है, उप मतलब क्या होता है? समीप, मतलब जो समीप आकर जुड़कर जो किसी शब्द में अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय मतलब क्या होता है? प्र के बाद तय। इस प्रकार से अगर हम बात करें किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़कर जो शब्द में अर्थ में परिवर्तन करे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग का मतलब होता है समीप में आके सर्ग करना, यानी कि जोड़ना। सर्ग का मतलब जोड़ना होता है, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन में आ, इसमें क्या है? उपसर्ग है, यानी इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। तो आप लोग इसको परिभाषा के रूप में भी याद रखेंगे तो निश्चित रूप से और भी शब्द आप आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका बताना है। इस प्रकार की चीज़ें भी आती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 4 ऑप्शन दिया गया है, दया, मया, कृपा और कर्म। इसमें से बताना है कि पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की भी परिभाषाएँ होती हैं। किसी भी शब्द की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कृपा। कृपा एक क्या है? पुल्लिंग है। जिसमें अगर हम बात करें य से अगर अंत होता है तो वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा हिंट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि दया में या है, माया कर्म है। इस प्रकार की चीज़ें स्त्रीलिंग शब्द में आता है, जबकि पुल्लिंग में अकारांत की अगर हम बात करें तो कृपा एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, मेरे को तुम्हारे काम पसंद है वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? इसका बताना है। मेरे को तुम्हारा काम पसंद है वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? तो अशुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। मेरे को नहीं, मुझे मेरे के जगह पर क्या होगा, मुझे शब्द का हम प्रयोग करेंगे। मेरे नहीं होता, मेरे एक अशुद्ध हो गया, यहाँ पर मुझको या मुझको हम बोल सकते हैं, मुझको तुम्हारा काम पसंद है। तो इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर आपको अशुद्धि वाक्य का अंश है, जिसे हम शुद्ध कर सकते हैं मुझको लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि मोहन का रूप देता है, वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है। हरि मोहन का रूप देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से कारक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हरि मोहन का इसमें आ रहा है, तो का किस में आता है, इसमें आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, संप्रदान में आ जाएगा, काके की जो होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है मोहन का जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित है, वह संप्रदान के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। आप इस प्रकार की एग्जाम जो व्यापक में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बताना है। इस प्रकार की चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन कैसे व्यंजन को कहा जाता है और अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है। अगर इसके परिभाषाओं को आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर आप दे सकते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य र व ह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ह जो है एक अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जबकि य र व अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मोहन आया किस प्रकार का वाक्य है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, मोहन आया किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सामान्य भूतकाल। आया का मतलब तो सभी लोग समझते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा, बताना है। मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। सकर्मक कर्मक को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, निश्चित रूप से इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर एग्जाम में। तो मैं घड़ा भरता हूँ क्रिया में कौन सा भेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, मैं घड़ा भरता हूँ। नेक्स्ट है, गे प्लस अक का सही संधि रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, गायक होगा, क्योंकि गे प्लस अक जैसे पो प्लस अक पावक होता है, गायक होता है। तो संधि से यह क्वेश्चन लिया गया है, आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गे प्लस अक का जो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गायक हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है। अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार नहीं है। निम्नलिखित में अर्था अलंकार नहीं है, जिसके कारण, जैसे अर्थ के कारण जो अलंकार में परिवर्तन होता है, उसके कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है, या अर्थ के कारण उसके जो रूपांतरण होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्द के कारण जिसमें परिवर्तन या जो चमत्कार है, या हम बोल सकते हैं कि उसका आभूषण, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, तो उसके परिवर्तन होते हैं सौंदर्य में, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं, शब्द के कारण। और यदि अर्थ के कारण किसी भी जो छंद, जो भी दोहा है या कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसके कारण होता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, अर्थ में सौंदर्य के कारण। तो उसके अंतर्गत अर्थालंकार का आपने भाग पढ़ा होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार जो होता है वह शब्द के सौंदर्य के कारण, उसे हम शब्द के अंतर्गत रखते हैं, जबकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार अर्थालंकार के भाग आते हैं। यह बात हर कोई जानते हैं, वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है, यह राइट आंसर आपको चुनना है। यह बात हर कोई जानते हैं, वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, जानते हैं। यह बात हर कोई जानता है, नहीं, जानते हैं कि जगह पर क्या होगा, जानता है। ठीक है, यह बात हर कोई जानते हैं, नहीं, हर कोई जानता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अशुद्धि छांटने को यहाँ पर बताया गया था, हमने इसे राइट आंसर डी को लगाया है, और व्यापक द्वारा भी आंसर लिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट में कौन सा प्रत्यय लगा है। इस प्रकार से एक और प्रत्यय का मतलब तो मैंने आपने बताया था, जो किसी शब्द के अंत में, अंत का मतलब क्या होता है, अंतय, अंत्य, जैसे प्रत्यय, तय इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रत्यय त आ रहा है, अंत आ रहा है, अंत में जोड़ कर किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जब किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के अगर हम बात करें, जब किसी शब्द के जो समीप, यानी उप मतलब क्या होता है, समीप, और सर्ग उपसर्ग करता है, तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं। जब किसी शब्द के पास में आकर या उसके समीप में जोड़कर कोई शब्द
में नया परिवर्तन होता है, नया अर्थ प्रदान करता है, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय का मतलब यह होता है कि जब किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन करता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें अमावट में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। अमावट में कौन सा प्रत्यय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आवट। अमा प्लस अट में आवट, अमावट में क्या है, आवट प्रत्यय लगा हुआ है। आप इस प्रकार की चीज़ें भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट है तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा, खिड़की आदि शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग से हैं, इसका राइट आंसर बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों से चुना लिया है, क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तत्सम का मतलब यह मैंने आपको बताया था कि तत्सम, सम मतलब क्या होता है, संस्कृत के जो समान हैं या संस्कृत से ही लिए गए जो शब्द हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव संस्कृत का ही अपभ्रंश रूप होता है। और देशज का मतलब यह होता है कि जो देसी भाषा है, जो सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य ग्रामीण परिवेश में जो बोली जाती है उसे हम देशज भाषा कहते हैं। और विदेशी का मतलब यह होता है जो विदेशों से आया हुआ है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा प्रदान है। इस प्रकार के वर्ड जो हम प्रयोग करते हैं अंग्रेजी का जिसमें प्रयोग किया जाता है वो विदेशज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं तेंदुआ है, चिड़िया है, कटोरा है, खिड़की आदि शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि देशज शब्द के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी देशज के अंतर्गत आता है तेंदुआ, चिड़िया, कटोरा और खिड़की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अन्य 3 शब्दों के पर्यायवाची नहीं है। विश्राम, आराम, चैन और लोक। इसका राइट आंसर सभी लोग बनाए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। लोक का मतलब क्या होता है, स्थान, जैसे कि 3 लोक कहा जाता है। इस प्रकार से लोक का स्थान से महत्व है, जबकि विश्राम, आराम और चैन एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से पर्यायवाची का भी आप ध्यान रखेंगे। सावन हरे न भादो सूखा लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। सावन हरे न भादो सूखा लोकोक्ति का सही अर्थ होता है सदा एक ही जो है दशा, यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वह विचलित न होना। तो इस प्रकार के मुहावरे भी आपको बनाने के लिए आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है। तो भाषा का परिभाषा आपने पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से आप बता सकते हैं कि भाषा की परिभाषा इसमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि कथन दिया है, विभक्तियाँ आपको दिया गया है, और यहाँ पर दिया है स्थिरता, सृजनात्मकता और दैत्यता। तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि स्थिरता जो है भाषा का लक्षण नहीं है। स्थिरता जो होता है इसमें भाषा का लक्षण नहीं होता है। इसका राइट आंसर हम बी नंबर लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जबकि विविधता, सृजनात्मकता और द्वैतता जो है भाषा के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन है अंशु का पर्याय नहीं है। तो इस प्रकार से पर्याय का मतलब यह होता है, पर्यायवाची का यहाँ पर बात किया जा रहा है। पर्याय का मतलब यह भी हो सकता है कि उसका अर्थ क्या है या उसे और किस नाम से जानते हैं। अंशु का मतलब क्या होता है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंशु का पर्याय नहीं है निलय। निलय क्या है, अंशु का पर्याय नहीं है, जबकि यहाँ पर मरीचि, मयूख और अर्ची यह अंशु का पर्याय है। नेक्स्ट है बंसी, बंसी का सही अर्थ क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको सही अर्थ भी देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो बंसी, बंसी का सही अर्थ होगा, बंसी का मतलब एक बंसी वो है जो क्या है, बांसुरी का बात किया जाता है, और एक बंसी वो है जो मछली पकड़ने का यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है डी नंबर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बांसुरी और मछली पकड़ने वाला यंत्र। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। तो बिना पलक गिराए वाक्यांश का एक शब्द में हम कहा जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि निर्निमेष। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि निर्निमेष। निर्निमेष होगा, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, निर्निमेष होगा। नेक्स्ट है भू अर्जित का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, भू अर्जित का संधि विच्छेद होगा। तो भू अर्जित का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, भू प्लस क्या होता है, ऊर्जित। यहाँ पर आप लिखेंगे भू प्लस ऊर्जित, आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है
बेशक किसी समास का उदाहरण है। बेशक किस समास का उदाहरण है? इस प्रकार से समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेशक जो है आपका ए नंबर अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बेशक जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उद्वर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है उद्वर्तर्त का तद्भव होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापम द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। उद्वर्तर्त का तद्भव इसमें व्यापम द्वारा क्या कर दिया है? विलोपित कर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, इसमें आपको बताना है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से सी नंबर योगी वर। एक वर क्या है? शुद्ध वर है, जबकि आधीन इधर से आपका होता है, आप लोग जानते होंगे। और नभ मंडल, तो नभ मंडल ऐसे नहीं होता है। प्रत्युत यह भी गलत है, जबकि योगी वीर क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है सही वाक्य कौन सा है, इसका राइट आंसर बताना है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, मिठाई लेकर लड़का दौड़ता हुआ घर आया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट उपसर्ग से है कि उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, रहित का मतलब यह होता है कि उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर दर्शनीय। दर्शनीय क्या है? उपसर्ग का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें आपका किसका प्रयोग किया गया है? प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। आप वहां पर PDF वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के नए नए वीडियो की सूचनाएं भी आपको वहां पर सबसे पहले प्राप्त होती है, करंट अफेयर से। और इंग्लिश के सेंटेंस एंटोनिम्स शब्द भी आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।